चरक गुरु को इस तरह से परेशान और घबराया हुआ देखकर सायरा ने एक गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, चरक गुरु, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह का कोई काम करूंगी? मैंने इस नीलामी की दुनिया में इतने साल यूं ही बर्बाद नहीं किए। मुझे सब मालूम है कि मुझे किसके साथ क्या करना है। सायरा के मुंह से ये बात सुनकर चरक गुरु ने राहत की सांस ली और कहा, उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो। मैं तो बस तुम्हें बताना चाह रहा था कि बरसों पहले मेसिडोरिया शहर में क्या हुआ था। इतना कहते हुए उसने अपनी बातों को खत्म कर दिया, लेकिन हकीकत तो ये थी कि चरक गुरु डर गया था कि कहीं सायरा भूल से भी कोई ऐसी वैसी गलती ना कर बैठे जिससे कि उसे कोई खामियाजा भुगतना पड़े। उधर दूसरी तरफ ध्रुव नीलामी महल से बाहर निकलने के बाद सीधे बाजार चला गया और वहां से कुछ जड़ी बूटियां लेकर शौर्य महल पहुंचा। महल पहुंचकर अपने कमरे में आने पर उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और उसके पास जो सामान था उसे अलमारी के अंदर रख दिया। एक गहरी सांस लेने के बाद ध्रुव ने अपने आप से कहा, मैंने इतनी जड़ी बूटियां तो खरीद ही ली हैं जिससे कि अब मैं बिना रुके कम से कम 8 महीनों तक अपनी ट्रेनिंग कर पाऊंगा, या फिर ये भी हो सकता है कि ये साल भर चल जाए। खुद से इतना कहने के बाद ध्रुव अपने बेड पर जाकर लेट गया। उसे अभी नींद की झपकी लगी भी नहीं थी कि तभी दरवाजे पर उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। ध्रुव ने अपने बेड से ही एक ऊंची आवाज लगाते हुए कहा, इरा, क्या दरवाजे पर तुम हो? लेकिन जब उसे दरवाजे से किसी का कोई जवाब नहीं आया तो ध्रुव खुद ही बेड से उठा और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, अपने सामने खड़े शख्स को देखकर हड़बड़ा गया। ध्रुव ने अपनी उसी हड़बड़ाहट के साथ कहा, बाबा, आप इस वक्त यहां? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? अगर ऐसा था तो आप मुझे नीचे बुला लेते। आपने यहां आने की परेशानी क्यों उठाई? अपने बेटे को इस तरह से हड़बड़ाता देखकर अरेंद्र ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें मुझे देखकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है ध्रुव। और हां, मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि अपने बेटे से मिल सकूं। क्या मैं अपने बेटे से बस मिलने के लिए नहीं आ सकता? ध्रुव अपने पिता की बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही अरेंद्र ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम पिछले 2 महीने से मुझसे छिपने की कोशिश कर रहे हो। भले ही तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम मेरे बेटे हो, तो मैं तुम्हें अपनी मर्जी से कुछ दे ही सकता हूं। इतना कहने के बाद अरेंद्र ने अपने बेटे ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा और दोनों कमरे में जाकर बेड पर बैठ गए। अरेंद्र ने आगे कहा, क्या तुम आज भी उस दिन के लिए अपने आप को दोषी समझते हो? अगर लारा तुमसे अलग होना चाहती है तो ये उसकी ही बदकिस्मती है। मैं तुम्हें किसी से कम नहीं मानता और मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि एक दिन तुम अपने आप को जरूर साबित करके दिखाओगे। अपने पिता के मुंह से ये बात सुनने के बाद उसकी हड़बड़ाहट दूर हो चुकी थी और उसने अपने पिता की बात का पूरे जोश के साथ जवाब दिया, हाँ बाबा, 3 साल बाद मैं जरूर लारा का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरूंगा और सबको साबित करके दिखा दूंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। इतना कहने के बाद ध्रुव ने अपने पिता के चेहरे की तरफ देखा। उसके पिता खुश तो नजर आ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की कुछ लकीरें भी साफ दिखाई दे रही थी, जिन्हें देखने के बाद ध्रुव ने मन ही मन में कहा, बाबा ने मुझे साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लारा अंबर दल से जुड़ी हुई है, जो कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं है। मन ही मन इतना सोचने के बाद ध्रुव अपने पिता की ओर देखकर मुस्कुराया और उनसे कहा, बाबा, मैं जानता हूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे मुझे खुद निपटना होगा, लेकिन आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अपने बेटे को इस तरह से बातें करते देख अरेंद्र को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उससे कहा, तुम बिल्कुल मेरी तरह ही हो। अगर आज तुम्हारे दोनों बड़े भाई यहाँ पर होते तो तुम्हें इस तरह से बातें करते देखकर उन्हें बड़ी खुशी होती। अरेंद्र ने ध्रुव की आंखों में आंखें डालते हुए अपनी बात को पूरा करते हुए आगे कहा, बेटा, अब तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब लारा का पूरा परिवार इस रिश्ते के समझौते के लिए दोबारा मेरे पास आएगा। अपने पिता की इस बात पर ध्रुव ने एक भरोसे के साथ हां के इशारे में अपना सिर हिलाया, क्योंकि इस वक्त वो इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था।
ध्रुव से इतनी बातें करने के बाद अरेंद्र बेड से उठकर उसके कमरे से बाहर जाने के लिए अपने कदमों को बढ़ाने लगे। अगले ही पल उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने रुकते हुए कहा, अरे बातों बातों में जिस खास चीज के लिए मैं तुमसे मिलने आया था उसके बारे में तो बात करना ही भूल गया। ध्रुव ने तुरंत कहा, हाँ बाबा बताइए ना, आप किस खास चीज के लिए मुझसे मिलने आए थे? तब अरेंद्र ने अपनी जेब से एक हरे रंग की शीशी निकाली और कहा, मैं तुम्हें यह देने के लिए आया था, तुम इसे मेरी तरफ से एक तोहफा समझो। उस शीशी को देखते ही ध्रुव समझ गया था कि उसके पिता उसके लिए क्या लेकर आए हैं, लेकिन इस वक्त ध्रुव की हालत ऐसी थी कि वो तो इसे देखकर ना तो खुलकर हंस सकता था और ना ही रो सकता था। उसके पिता उसके लिए नीलामी घर से अमृत धारा खरीद कर लाए थे। सब कुछ जानने के बाद भी ध्रुव ने अनजान बनते हुए अपने पिता से हैरानी वाले भाव के साथ पूछा, बाबा ये क्या चीज है? अरेंद्र ने उस शीशी के बारे में बताते हुए कहा, अमृत धारा। बेटा इसे अमृत धारा कहा जाता है, मैंने तुम्हारे लिए इसे आज ही खरीदा है। इसकी खासियत यह है कि ये तुम्हारी शक्तियों को तेजी से बढ़ाने में तुम्हारी मदद करेगी। पानी में इनकी कुछ बूंदें मिला देने से ही ये अपना काम करना शुरू कर देती हैं। ट्रेनिंग के बाद नहाने के पानी में इसकी कुछ ही बूंदें मिला देने से ये तुम्हारी मांसपेशियों को मजबूती देंगी। ध्रुव ने उस शीशी को अपने हाथ में लिया और फिर उसे गौर से देखकर एक बार फिर से अनजान बनते हुए पूछा, बाबा इसे खरीदने के लिए आपने बहुत सारे पैसे खर्च किए होंगे ना? जिसके जवाब में अरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, 40,000 सोने के सिक्के। इतना सुनते ही एक बार फिर से ध्रुव ने अनजान बनते हुए अपनी आंखें बड़ी कर ली। इस पर अरेंद्र ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि ये कीमत कुछ ज्यादा है, लेकिन अगर ये तुम्हारे लिए काम आ जाती है तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे लिए इस अमृत धारा को लेना एक फायदे का सौदा रहा। इस पर ध्रुव ने हैरानी के साथ कहा, आपने सिर्फ इस अमृत धारा को खरीदने के लिए 40,000 सोने के सिक्के खर्च करती है। जब इस बारे में हमारे दल के दूसरे बड़े लोगों को पता चलेगा तो वो लोग आपसे इस बात के लिए बहस कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। ध्रुव को इस तरह से अपने लिए फिक्रमंद होता देखकर अरेंद्र ने इत्मीनान से कहा, ध्रुव बेटा तुम्हें इस बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम इस बात को क्यों भूल रहे हो कि मैं शौर्य दल का लीडर हूं। वो लोग ज्यादा से ज्यादा मुझ पर इसके लिए नाराज हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। खुद के लिए अपने पिता का इतना प्यार देखकर ध्रुव ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, बाबा आप मुझ पर भरोसा रखिए। अगर हमारे दल के कुछ लोग आप पर इस खर्च के लिए नाराज भी हो गए तो उन्हें उनकी नाराजगी का जवाब मैं अपने मुकाबले के जरिए दूंगा। अगले साल होने वाले यूथ सेरेमनी में जब वो लोग मेरा मुकाबला देखेंगे तो उनकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। अपने बेटे का यह विश्वास देखकर अरेंद्र को बहुत खुशी हो रही थी। हालांकि उन्हें इस विश्वास के पीछे की हकीकत मालूम नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा यह आत्मविश्वास देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार फिर से अपने उसी ध्रुव को देखना चाहता हूँ जो आज से 3 साल पहले था। अरेंद्र ने जाने से पहले कहा, ठीक है ध्रुव, अब मैं तुम्हारे आराम में और खलल नहीं डालूंगा, तुम जाकर आराम करो। और हाँ, अगर तुम्हें अपने बाबा से किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो जरा भी हिचकिचाना मत, ठीक है? इतना कहने के बाद अरेंद्र शौर्य महल में नीचे उतरने के लिए आगे बढ़ने लगे। अभी उन्होंने ध्रुव को देखते हुए 1-2 कदम बढ़ाए ही थे कि उन्हें नीचे से शोर सुनाई देने लगा, जहां पर कुछ लोगों की भीड़ बड़ी ही बेसब्री से उनके आने का इंतजार कर रही थी। नीचे से आता हुआ भीड़ का शोर उन दोनों के कानों तक पहुंच चुका था। शोर सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक परेशानी नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अरेंद्र ने उन आवाजों को सुनने के बाद ध्रुव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि दल के कुछ बड़े लोग मुझे इस 40,000 सोने के सिक्कों के खर्च पर थोड़ा बुरा भला कहेंगे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। भले ही ध्रुव के पिता के चेहरे पर इस नाराजगी भरे शोर को सुनकर कोई शिकन नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन ध्रुव ने अपने पिता के बारे में फिक्र जताते हुए कहा, बाबा क्या मैं आपके साथ नीचे चलूं? अपने लिए ध्रुव की इस फिक्र को देखते हुए अरेंद्र ने कहा, नहीं ध्रुव, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ये सब होने का पहले से ही अंदाजा लग गया था, मैं इन सबको संभाल लूंगा। ध्रुव से इतना कहने के बाद वो भीड़ को संभालने के लिए वहां से चले गए। इधर दूसरी तरफ अपने कमरे के अंदर जाने के बाद ध्रुव ने अपने पिता की ओर से दी हुई उस अमृत धारा की शीशी को अपनी मेज पर रख दिया। तभी उसका ध्यान कमरे के कोने की दीवार के पीछे छिपी
एक लड़की पर गया। उस लड़की की परछाई को देखते हुए ध्रुव ने उसे पहचान लिया और कहा, इरा, क्या तुम्हें छिप छिप कर लोगों की बातें सुनना अच्छा लगता है? ध्रुव की आवाज सुनकर इरा उसके सामने आ गई और अपने सिर को हिलाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हारे बाबा जब तुमसे बात कर रहे थे तो मैंने देखा कि उनके चेहरे पर तुम्हें लेकर कई उम्मीदें हैं। इरा की बात को समझते हुए ध्रुव ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और बेड पर जाकर बैठ गया। तभी इरा ने पास में एक कुर्सी को खींचा और ध्रुव के ठीक सामने रखकर उस पर बैठ गई। अगले ही पल उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए उससे पूछा, अच्छा, मैं तो तुमसे दरअसल ये पूछने आई थी कि तुम मुझे दोपहर में कहीं दिखाई नहीं दिए। आखिर तुम उस वक्त कहाँ गायब हो गए थे? इरा के सवाल पर ध्रुव ने उससे नजरें चुराते हुए कहा, कहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही टहलने के लिए थोड़ा बाहर चला गया था। उसके इस जवाब देने के तरीके पर इरा को उस पर थोड़ा शक हुआ। तब इरा ने उसके कपड़ों की खुशबू को सूंघते हुए कहा, अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर मुझे यह बताओ कि तुम्हारे कपड़ों से किसी लड़की की खुशबू क्यों आ रही है? उसके सवाल पर ध्रुव को एकदम से खांसी आ गई और उसने थोड़ा रुकते हुए कहा, मेरे कपड़ों से किसी लड़की की खुशबू कैसे आ सकती है? इरा के सवाल का जवाब देते वक्त ध्रुव के चेहरे का रंग बदलने लगा था, लेकिन क्योंकि इस वक्त उसने अपने कमरे में कम ही रोशनी कर रखी थी, इसलिए वो और इरा एक दूसरे के चेहरे पर आने वाले हाव भाव को साफ साफ नहीं देख पा रहे थे। ध्रुव के इस जवाब को सुनकर इरा के चेहरे पर हंसी आ गई और अगले ही पल उसने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये भी सुना कि तुम अंबर दल को हराने के बारे में सोच रहे थे। अगर ऐसा है तो तुम मुझे भूलना मत, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगी। अपनी मदद के लिए इरा को हमेशा इस तरह से फिक्रमंद देखकर ध्रुव के चेहरे पर हंसी आ गई और उसने बड़े ही प्यार से इरा के सुंदर चेहरे को अपने दोनों हाथों में कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल इरा ने ध्रुव से पूछा, तुम इतना ध्यान से क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारी आंखों में ये देख रहा हूं, तुम्हें मेरी कितनी परवाह रहती है। अगले ही पल इरा ने ध्रुव से कहा, अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अंबर दल में लारा का जो ट्रेनर है अधीरा, वो ही लारा को बिगाड़ रहा है। सब उसके बारे में बातें करते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छा ट्रेनर है, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। इरा तितली की तरह ध्रुव के कमरे में इधर से उधर टहलते हुए बातें कर रही थी और ध्रुव को बहुत ज्यादा थकान हो रही थी। उसने इरा की बातों पर अब ज्यादा ध्यान न देते हुए सिर्फ इतना कहा, अब बहुत देर हो चुकी है इरा, चलो तुम भी जाकर आराम करो और मुझे भी आराम करने दो। ध्रुव की इस बात को इरा ने ना चाहते हुए भी मान लिया और बाहर जाने के लिए हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और फिर अगले ही पल उसके कमरे से निकलकर नीचे जाने लगी। इरा जैसे ही अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ रही थी, उसे नीचे के एक कमरे में झगड़े का शोर सुनाई देने लगा। ये वही शोर था जो अरेंद्र की ओर से अमृत धारा पर किए गए 40,000 सोने के सिक्कों को लेकर हो रहा था। इरा ने इस शोर की वजह जानने के मकसद से अपने कदमों को उस कमरे की ओर मोड़ दिया। उस कमरे के पास पहुंचते ही अंदर से आती हुई आवाजों को सुनकर इरा को पूरा मामला समझ आ गया था। इरा ने अपने आप से कहा, अच्छा, तो इस वजह से ये लोग अरेंद्र अंकल को परेशान कर रहे हैं। अगले ही पल इरा ने अपने दाहिने हाथ को हवा में ऊपर की ओर उठाया। उसके हाथ में एक गोल्ड कार्ड था। इस कार्ड को 1 लाख सिक्कों के बराबर माना जाता था। अपने हाथ में उस कार्ड को लहराते हुए इरा कमरे के अंदर गई। इरा के कमरे के अंदर आते ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अब उस कार्ड पर था। अब उस कमरे में पूरी तरह से खामोशी छा गई थी। अब सभी इरा के कुछ कहने का इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे।